जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। अब देखिए, आज की जो आपकी क्लास होने वाली है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर क्लास होने वाली है, क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती में ये एक बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है। जो आपका पेपर है, जीएस का जो आपका पेपर है, उसमें लगभग 8 पार्ट दिए हैं, जिसमें एक पार्ट आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है। अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में दोस्तों कि कहां से कहां तक पढ़ना है ये हम लोग देखते हैं। तो 1885 मतलब कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसकी स्थापना से लेकर के भारत की आजादी तक का जो पूरा का पूरा हमारा घटनाक्रम है, उसको हमें पढ़ना है। तो आज जो है इस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का हमारा पहला पार्ट होगा और इसमें हम लोग जो है एक पूरा पार्ट कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। और एक चीज मैं पहले बता दूं कि इस क्लास में आपको वही चीजें बताई जाएंगी जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए एकदम जरूरी हो। बेवजह की इधर उधर की चीजें बताने से और पढ़ने से हम लोग थोड़ा सा बचेंगे। ठीक है, देखिए, जब भी हम ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ते हैं तो इसको 3 भाग में बांटकर पढ़ा जाता है। ठीक है, 3 चरणों में बांटकर पढ़ा जाता है, जिसमें हमारा पहला चरण होता है 1885 से लेकर के 1905, मतलब कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन से लेकर के 1905 का मतलब है बंगाल विभाजन तक। ठीक है, तो ये हमारा किस में आता है? उदारवादी चरण में आता है। और उदारवादी चरण को ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो नरम पंथी दल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, देखिए, नरम पंथी दल का जो एक काल चला था उसमें वही उदारवादी चरण था। मतलब कि ये थोड़े नरम स्वभाव के थे। ये अपनी बात को सरकार से मनवाने के लिए, उसको बताने के लिए क्या करते थे दोस्तों? तो ये एक जो है जैसे पत्र के माध्यम से उनको सूचित करते थे, इस तरीके से ये अपना काम करते थे। तो ये आप समझ गए कि जो आपके उदारवादी दल के नेता थे वो याचना पत्र या प्रार्थना पत्र जो है गवर्नमेंट को सौंपते थे। दूसरा जो चरण हुआ 1905 से 1919 तक का चरण हुआ, इसे कहा गया उग्रवादी चरण या गर्मपंथी दल। कौन सा? उग्रवादी चरण या गर्मपंथी दल कहा गया। और जो तीसरा चरण है 1919 से लेकर के 1947 तक, इसे कहा गया गांधीवादी चरण, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा किसका प्रभाव सबसे ज्यादा रहा? तो वो रहा महात्मा गांधी जी का प्रभाव सबसे ज्यादा रहा, क्योंकि वो 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए और उसके बाद वो धीरे धीरे क्या हुए? सक्रिय होना शुरू हुए। 1917 चंपारण सत्याग्रह से वो शुरू हुए, सक्रिय होना शुरू हुए और लास्ट तक क्या रहा? इन्हीं का पूरा प्रभाव रहा पूरे घटनाक्रम पर। ठीक है, तो इन 3 चरणों में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इन तीनों चरण में कौन कौन सी मुख्य घटनाएं आपके सामने आने वाली हैं, तो उसको हम लोग एक बार देखते हैं। ठीक है, देखिए, प्रमुख घटनाओं पर एक नजर हमारी पड़ती है। हम लोग थोड़ी सी स्पीड बढ़ाकर इसलिए चलेंगे ताकि जो है, एक मिनट, हाँ ठीक है, इसलिए चलेंगे ताकि हमारा समय थोड़ा सा कम लगे और आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा चीजें मिल जाए। देखिए, सबसे पहले 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हम लोग पढ़ेंगे। 1893 में एक बहुत रोचक प्रसंग है, उसको भी पढ़ेंगे हम लोग। सनातन विश्व धर्म सम्मेलन जो है, कहां पर? शिकागो में जो हुआ था, स्वामी विवेकानंद जी ने उसमें भारत की तरफ से प्रतिभाग किया था, तो इसके बारे में देखेंगे। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, ये महत्वपूर्ण तथ्य बनेगा। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी और 1906 का जो कांग्रेस अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा की गई थी, इसको भी हम लोग एक बार देखेंगे। ठीक है, 1907, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपके सामने एक मैप बन जाएगा आपके माइंड में, फिर आपको समझने में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, 1907 में क्या हुआ? कांग्रेस का विभाजन। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि मार्ले मिंटो सुधार 1909। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें जो है 1911 में राजधानी कोलकाता से दिल्ली ले जाने का प्रस्ताव पारित हुआ और 1912 1 अप्रैल 1912 को
राजधानी क्या बन गई थी? दिल्ली बन गई थी। 1913 गदर पार्टी, लाला हरदयाल, सैन फ्रांसिस्को, ये हम लोग पढ़ेंगे। 14 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी, तो ये भी यहाँ पर जो है गांधी जी जब वापस आए 15 में, तो इन्होंने जो है प्रथम विश्व युद्ध के लिए सेना में भारतीयों से आग्रह किया कि वो भर्ती हो ब्रिटिश की तरफ से, इसीलिए इन्हें सेना में भर्ती कराने वाला सर्जेंट भी कहा गया था। ठीक है। 1915 गांधी जी का आगमन, और गांधी जी कब आए थे तो ये आपको पता है, अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, और उसे हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं ये भी आपको बताना है। ठीक है। 1916 लखनऊ समझौता, जिसमें जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक साथ किया गया, और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो टुकड़ों में बंट गया था, नरमपंथी और गरमपंथी, वहां पर इसको मिलाया गया। 1917 में चंपारण सत्याग्रह, जो कि भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह का प्रयोग था, तो ये भी आपको देखना है। और 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और खेड़ा सत्याग्रह, ये दोनों गुजरात में किया गया था गांधी जी के द्वारा, तो ये भी हम लोगों को पढ़ना है। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ये 3 घटनाएं मुख्य मैं आपको बता रहा हूं, एक ओवरव्यू आपको मिल जाए। ठीक है। 1920 में असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन चला था। 1922 में चौरी चौरा कांड हो गया था, जिसके बाद असहयोग आंदोलन आपका स्थगित कर दिया गया था, तो ये भी हम लोग देखेंगे। 1925 में जो है काकोरी कांड हुआ था, इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग जरूर देखने वाले हैं। 1928 में साइमन कमीशन आया था। ठीक है। और इसी के विरोध में जो है विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई थी, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। 1929 लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई रावी नदी के तट पर। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। और 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, इसी 1930 में दांडी मार्च भी गांधी जी के द्वारा किया गया, और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत भी की गई थी। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। ठीक है, कहां पर हुआ था? यरवदा जेल में शायद हुआ था ना, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था, जिसमें एकमात्र सम्मेलन जिसमें गांधी जी ने क्या किया था? भाग लिया था। 1932 में पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट किसके किसके बीच में? तो गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। और 1932 में ही तृतीय गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था। 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 में आया था। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह और पाकिस्तान की मांग हुई। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत और पाकिस्तान की मांग। 1942 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्रिप्स मिशन, ठीक है, क्रिप्स मिशन भारत आया। भारत छोड़ो आंदोलन की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी, और आजाद हिंद फौज का गठन भी हुआ था। 1946 में कैबिनेट मिशन और नौसेना विद्रोह पढ़ेंगे। और 1947 जो कि इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड माउंटबेटन योजना। तो इतनी सारी चीजें जो मेन है, ये आपके दिमाग में एकदम छपी होनी चाहिए। ठीक है, इसको तो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आगे देखते हैं। अब इतना पढ़ने के बाद अब हम लोग शुरू करते हैं मेन चीज, जहां से हमारी शुरुआत होती है। पहला चरण कौन सा है? उदारवादी चरण। ठीक है, जिसे हम कहते हैं नरमपंथी दल का जो समय था, कब से कब तक का? 1885 से 1905 तक का जो आपका समय था, ये दोस्तों किसका था? तो ये आपका था नरम दल का था, या जिसे हम कह सकते हैं कि उदारवादी चरण था। ठीक है, उदारवादी चरण था। अब देखिए उदारवादी चरण में क्या था? उदारवादी चरण के जितने नेता थे, उनका जो है एक काम था कि उनकी कोई भी मांग होती थी तो वो किस माध्यम से? वो सरकार को प्रार्थना पत्र लिखते थे। क्या करते थे? सरकार को वो प्रार्थना पत्र लिखते थे या फिर याचना पत्र लिखते थे। तो ये चीजें थी कि वो शांतिपूर्वक तरीके से सरकार को अपनी बातों से अवगत कराते थे। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और ध्यान में रखिए कि इनका भी मकसद ये था कि जो है भारत में सुधार लाया जाए, यहां की व्यवस्था में सुधार लाया जाए। लेकिन वो सुधार कैसे लाया जाए? वो सुधार अंग्रेजी शासन के अधीन रहकर के ही ये लोग करना चाहते थे। मतलब कि स्वतंत्र राज्य की स्थापना का इनका कोई उद्देश्य नहीं था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि अंग्रेजी शासन के अधीन रह करके ही ये लोग क्या चाहते थे? ये चाहते थे कि हमारी जो स्थिति है उसमें क्या हो? सुधार हो जाए। यदि इनकी मांग पूरी नहीं होती थी तो ये क्या करते थे? आंदोलन करते थे। और कैसा आंदोलन होता था? वो आंदोलन हिंसापूर्ण नहीं होता था, मतलब अहिंसक होता था। ठीक है, तो ये चीज आपको इतनी चीजें ध्यान में रखनी है।
अब देखिए कुछ प्रमुख नेताओं के बारे में थोड़ा सा हम लोगों को एक बार देख लेना है। ये मैं इसलिए यहां पर बता दे रहा हूं कि बार बार जब इनका नाम आपके सामने आएगा तो आपको नया ना लगे। ऐसा नहीं है कि केवल यही इतने नेता थे, और भी बहुत सारे नेता थे जो मुख्य मुख्य हैं, उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा यहां पर देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे फिरोज शाह मेहता, ये सीधे सीधे आपसे प्रश्न पूछ लेगा, 4 लोगों का नाम देगा और उसमें कहेगा कि कौन से नरम दल के नेता नहीं है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, यहां पर आराम से देख लेना है। फिरोज शाह मेहता, ये दोस्तों इन्हें कहा जाता है मुंबई का बादशाह। क्या कहा जाता है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। जो आपके फिरोज शाह मेहता हैं, इन्हें मुंबई का बादशाह कहा जाता है। कहां का बादशाह, मुंबई, उस समय बंबई हुआ करता था, तो मुंबई का बादशाह कहा जाता है। ये आप लोग कॉपी में अपने नोट करते रहेंगे। और दोस्तों एक चीज और ध्यान रखेंगे, 1913 में इन्होंने एक पत्र का संपादन किया था जिसका नाम क्या था, बॉम्बे क्रॉनिकल। क्या नाम था, बॉम्बे क्रॉनिकल नाम था। ये भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो 2 चीजें आपको मिल गई फिरोज शाह मेहता जी के माध्यम से। अब हम लोग देखते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। ये जो है 1885 में कांग्रेस का गठन होगा, 85, 86, 87 जो तीसरा अधिवेशन होगा उसके ये 1887 वाले, ठीक है, अधिवेशन के क्या बनते हैं, ये बनते हैं अध्यक्ष। और ये कांग्रेस के पहले जो है मुस्लिम अध्यक्ष बनते हैं। क्या बनते हैं, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बनते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। तो इनको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि अभी यहां पर जगह कम पड़ेगी, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए बात हो रही है आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों किसकी, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो ये हमारे दादा भाई नौरोजी, इनके बारे में बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोगों को पढ़ने लायक हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इनके लिए एक जो है अलग पेज पे हम लोग देख लेते हैं दादा भाई नौरोजी जी को। ठीक है, चलिए नोट करते रहिएगा आप लोग दादा भाई नौरोजी जी के बारे में। कुछ पॉइंट मैं आपको यहीं पर नोट करा दे रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। सबसे पहला आपका पॉइंट है कि दादा भाई नौरोजी जी को क्या कहा जाता था, भारत का पितामह। क्या कहा जाता था, भारत का पितामह कहा जाता था, या इन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता था, या आप कह लीजिए ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। क्या है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी इनको क्या किया गया, इनको जाना जाता था। ये भी आपको याद होना चाहिए और पता होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो दोस्तों ये जो है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय बने। कब बने थे, 1892 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय। कहां पर, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स। ठीक है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने थे, चुने जाने वाले पहले भारतीय। ठीक है, चलिए तो ये भी आपको क्या करना है, एकदम अच्छे से ध्यान में रखना है। अब यहां पर हम और इनके बारे में जानना चाहेंगे तो हम लोग देखेंगे कि इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब कि INC की अध्यक्षता कितनी बार की थी दोस्तों, 3 बार इन्होंने अध्यक्षता की। और तीनों बार आपको पता होना चाहिए कब कब इन्होंने किया। एक बार तो स्थापना जब इसकी हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 85 में, उसके बाद 86 में इन्होंने किया। तो एक बार आप याद रखेंगे 1886 में इन्होंने किया। उसके बाद जो दूसरी बार था वो था 1893, और तीसरी बार कब इन्होंने किया था ये किया था 1906 में। ठीक है, तो 1886 जो था, हाँ एक चीज और ध्यान रखेंगे कि ये किस समुदाय से थे, ये पारसी समुदाय से थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अभी क्यों मैं बता रहा हूं, अभी आगे आपको पता चलने वाला है। 1886 कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था, और कहां था अधिवेशन, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये अधिवेशन आपका था कलकत्ता में, अभी मैं इसको आगे बताने वाला हूं। ठीक है, 1893 लाहौर अधिवेशन, 1906 में जो अधिवेशन हुआ था दोस्तों, ये कहां हुआ था, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके फटाक से लिख दीजिए। ठीक है,
चलिए, तो ये इतनी चीजें आपने इनके बारे में देख ली। अब इनके बारे में कुछ और टॉपिक हम लोग देखते हैं। देखिए, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था? ड्रेन ऑफ वेल्थ। कौन सा सिद्धांत था दोस्तों? ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी। ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी माफ कीजिएगा, ड्रेन ऑफ वेल्थ जो थियरी दी गई थी, ये किसके द्वारा दी गई थी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इसे कहा जाता है धन के बहिर्गमन का सिद्धांत। हम थोड़ा तेज चल रहे हैं इसलिए, ताकि जल्दी समाप्त होगा। ठीक है, धन के बहिर्गमन का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था? वो भी दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा दिया गया था। और दोस्तों एक पॉइंट और नोट कर लीजिए कि इनकी एक बुक थी। कौन सी बुक थी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या थी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इनकी किताब का नाम है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इतने सारे पॉइंट, भारत का पितामह, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इन्हें कहा जाता है। 1892 में ये हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय बने। 3 बार इन्होंने अध्यक्षता की है, 1886, 93 और 1906 बंगाल विभाजन के बाद। यहां पर स्थिति ये हो गई थी कि कांग्रेस का विभाजन 6 में ही हो जाता 7 की बजाय। लेकिन जब इनको अध्यक्ष बना दिया गया तो अध्यक्ष बनाने वाला जो वहां पर द्वेष था वो समाप्त हो गया, क्योंकि ये सबसे वयोवृद्ध पुरुष थे। ठीक है, और इनकी एक थियरी आपको याद रखना है और एक किताब का नाम पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये भी आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। तो दादा भाई नौरोजी के बारे में भी हम लोगों ने देख लिया। गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में देखते हैं। इन्हें महाराष्ट्र का, कहां का? महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। और ये दोस्तों कौन थे? ये जो है महात्मा गांधी जी के, किसके? महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे। क्या थे? महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे। कौन दोस्तों? ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। अब बात करते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले जी के गुरु कौन थे। तो इनके जो गुरु थे वो थे M.G. रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले के क्या थे? गुरु थे। ये भी एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो कैसे आप बनाएंगे? आप इस तरीके से बनाइए कि गांधी जी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और इनके गुरु कौन थे? वो थे महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है, तो ये आपको जो भी पॉइंट आपके सामने, 3 पॉइंट आपके सामने आ गए, ये पॉइंट आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। ठीक है, इनके बारे में एक पॉइंट और मिलेगा। जब बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, तो बनारस का जो अधिवेशन हुआ था उस समय, बनारस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता भी किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा उसकी अध्यक्षता की गई थी। तो ये सारे पॉइंट आपकी कॉपी में एक एक करके नोट हो जाने चाहिए। ठीक है, अब हमारे जो अगले उदारवादी नेता हमारे बचते हैं, ये हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। देखिए, ये इनके बारे में 3-4 चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। पहली चीज तो ये ध्यान में रख लीजिए कि जो सिविल सेवा परीक्षा थी, ठीक है, सिविल सेवा में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। कौन थे? सिविल सेवा में चुने जाने वाले पहले भारतीय। ठीक है, चलिए इसको आप नोट करेंगे। चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी के बारे में, और इनके बारे में एक चीज कही जाती है कि ये कौन, इनको एक उपनाम से जाना जाता है, बिना ताज का बादशाह। क्या कहा गया? बिना ताज का बादशाह। बिना ताज का बादशाह भी इन्हें कहा गया, बिना ताज का बादशाह। ये सब आप एकदम अच्छे से नोट करते हुए चलेंगे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी को बिना ताज का क्या कहा गया? बादशाह कहा गया। ठीक है, और इन्होंने एक जो है संघ की स्थापना भी की थी, इंडियन एसोसिएशन, 1879 में। कब किया था? 1879 में इंडियन एसोसिएशन की इन्होंने स्थापना भी की थी। अब एक चीज ध्यान में रखेंगे,
इंडियन एसोसिएशन का दूसरा कॉन्फ्रेंस, अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस चल रहा था। कब? 1885 में, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए पहला अधिवेशन किया जा रहा था। इसीलिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो हैं, ये उस अधिवेशन, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में ये उपस्थित नहीं थे, और ये प्रश्न बीपीएससी में पूछा जा चुका है। तो आपके लिए क्या बनेगा? इंपॉर्टेंट बनेगा कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है ये पहले उसमें उपस्थित नहीं थे। ध्यान में रखेंगे आप, ठीक है। इतनी सारी चीजें आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसको कॉपी में आप आराम से वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज एकदम अच्छे से समझ में आ रही होगी। जितना मैं बोल रहा हूं वो भी आप नोट कर रहे होंगे, और जितना यहां पर लिखी जा रही है चीजें वो तो आप नोट कर ही रहे होंगे। देखिए, कुछ भी करना है तो उसके लिए हमको लगना पड़ेगा, है ना, हर तरीके से लगना पड़ेगा, तभी जाकर के सफलता हाथ लगती है। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग बिल्कुल पूरी लगन से अपनी तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे काम करते हैं, आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ेंगे, अब हमारा आएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इतना देखिए, पीछे हम लोगों ने 3-4 लोगों के बारे में पढ़ा और अच्छे से पढ़ा, उतनी चीजें हमारे लिए पर्याप्त होंगी। आगे देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अब यहां से हम लोगों का मुख्य रूप से ये प्रारंभ होने वाला है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ये हुई 28 दिसंबर 1885। क्यों हुई इसकी स्थापना? इससे पहले भी बहुत सारे आंदोलन और संस्थाएं चल रही थी। जैसे अभी मैंने बताया कि 1879 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी, लेकिन ये क्षेत्रीय थे। जितने संगठन बने थे क्षेत्रीय थे। अब जरूरत थी कि पूरे भारतवर्ष को मिलाकर एक ऐसा संगठन बनाया जाए जिसके माध्यम से ब्रिटिश शासन पर क्या किया जा सके? प्रहार किया जा सके, ठीक है। उसी को ध्यान में रखते हुए और भी कई सारे कारण थे, अभी मैं आगे और चर्चा करने वाला हूं इसके बारे में। तो हम लोग एक क्रम से आगे बढ़ते हुए चलते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे कि इसकी स्थापना हुई 28 दिसंबर 1885 को। किसके द्वारा की गई? तो इसकी स्थापना जो की गई, ये की गई एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा। अब बात करते हैं एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है। जब यहां पर इनके बारे में बात आ ही गई है तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। आप लोग इनको पढ़ते हैं ए ओ ह्यूम। क्या पढ़ते हैं? ए ओ ह्यूम इनका नाम आप लोग शॉर्ट में पढ़ते हैं। इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जाना। सबसे पहले आप ये समझिए ये कहां के थे? तो ये थे दोस्तों स्कॉटलैंड के। कहां के थे? स्कॉटलैंड के थे। ये भारत में आकर, ये एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सेवक थे और ये भारत में आकर कहां पर बसे? शिमला में बसे, और इन्हें नाम दिया गया हर्मिट ऑफ शिमला। क्या कहा गया? हर्मिट ऑफ शिमला कहा गया। मैं जो भी चीजें आपको जरूरत की होंगी, जहां जहां पर मिलेंगी, मैं आपको बिल्कुल बताते हुए जाऊंगा। क्या कहा गया इन्हें? इन्हें कहा गया दोस्तों हर्मिट ऑफ शिमला कहा गया। ये भी आप ध्यान रखेंगे, मतलब कि इनका उपनाम है, ठीक है। इनकी एक पत्रिका भी है। क्या नाम है उसका? तो पत्रिका का नाम है जनता के मित्र। क्या नाम है? जनता के मित्र इनकी पत्रिका का नाम है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो 3 चीजें हो गई। ए ओ ह्यूम कहां के निवासी थे? तो ये है स्कॉटलैंड के, ठीक है। बाकी हर्मिट ऑफ शिमला इनका उपनाम है, पत्रिका इनकी है जनता के मित्र। और ये दोस्तों भारत में, ठीक है, भारत में पक्षी विज्ञान के जनक भी माने जाते हैं। किसके जनक? पक्षी विज्ञान के जनक कौन है? अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में पक्षी विज्ञान के जनक तो कौन है दोस्तों? ए ओ ह्यूम है। और मैं बात करूं कि बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो कमेंट बॉक्स में आपका उत्तर आ जाना चाहिए कि बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये इतनी सारी चीजें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। किसके बारे में? ए ओ ह्यूम के बारे में, ठीक है। अब स्थापना तो इन्होंने किया, संस्थापक ये बन गए, लेकिन ये अध्यक्ष नहीं बने। ये क्या बने दोस्तों? सचिव बने। क्या बने? सचिव, या आप कह सकते हैं महासचिव बने। और ये भी बीपीएससी में पूछा गया है कि महासचिव कौन बने थे।
स्थापना के समय महासचिव कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। कब तक थे? तो ये 1885 से लेकर के 1906 तक ये क्या थे? ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव के पद पर रहे। ठीक है, अब बात आती है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो इसके उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन जो है वायसराय थे। ये इनका कार्यकाल 1884 से 1888 तक का रहा। तो 1885 जाहिर सी बात है इसी के बीच में पड़ रहा है, तो वो आपको ध्यान में रहेगा। ठीक है, चलिए अब पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो WC बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्या नाम है इनका? व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये ध्यान में रखेंगे। और पहले अधिवेशन में कितने सदस्य थे? तो दोस्तों 72 सदस्य थे। कितने थे? 72 सदस्य थे। अब इसको मैं एक बार शॉर्ट में आपको बताता हूं। देखिए सदस्य कितने थे? 72। और कितने, अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि ये जो 72 के 72 सदस्य थे ये कितने प्रांतों से आते थे? तो ये आए थे 5 प्रांतों से। कितने प्रांतों से? 5 प्रांतों से आए थे। तो फटाक से एक बार हम लोग मैप के माध्यम से इसको देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर जो है जितनी प्रेसिडेंसी थी उस समय, जितने प्रांत थे उसकी बात हम लोग करते हैं। देखिए एक इधर का आप देख लीजिए, एक यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां और एक इधर है। ठीक है, इन पांचों के नाम मैं आपको एक बार बताता हूं। ये आपकी है बंबई प्रांत आपका है। ठीक है, ये आपका है मद्रास वाला प्रांत, मद्रास प्रेसिडेंसी। ये आपका है बंगाल प्रांत। ठीक है, कहां का है? बंगाल है। ये आपका है अवध प्रांत, अवध क्षेत्र। और ये आपका है पंजाब प्रांत या पंजाब वाला जो क्षेत्र था, ये वाला था पूरा। ठीक है, ये तो बढ़ा के रहा होगा ना, उस समय तो भारत अलग अलग तो था नहीं, भारत पाकिस्तान, तो इसका क्षेत्र इधर भी था। ठीक है, अब यहां पर बात आती है कि कहां से कितने सदस्य उसमें शामिल हुए थे, तो ये भी आपको एक बार ध्यान से देख लेना है। देखिए आपका जो मुंबई था इससे आपके 38 सदस्य शामिल हुए थे। कितने शामिल हुए थे दोस्तों? 38। मद्रास से शामिल हुए थे 21, अवध से आपके शामिल हुए थे 7, और बंगाल से 3 शामिल हुए थे, और पंजाब से भी 3 शामिल हुए थे। आप जोड़ लीजिए, आपका मिलाकर के कितना हो रहा है? टोटल आप जोड़ेंगे तो आपका 72 आएगा। कितना आएगा? 72। तो इसमें प्रश्न ये नहीं पूछा जाएगा कि कितने कहां से, आपसे पूछा जा सकता है सर्वाधिक प्रतिभागी कहां से थे, सर्वाधिक सदस्य कहां से चुने गए थे? तो बंबई प्रेसिडेंसी से चुने गए थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कितने सदस्य थे? 38 सदस्य 72 में से चुने गए थे। तो ये आपको ध्यान में रखना था। अब स्थापना कहां हुई थी? तो स्थान जो था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। कहां दोस्तों? तो ग्वालिया टैंक, मुंबई में जो है यह स्थान है, और वहीं पर इसकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ये आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, ये आप जरूर याद रखेंगे। हाँ, मैंने आपसे पूछा था बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ठीक है, तो डॉक्टर सलीम अली को क्या कहा जाता है? बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना। अब आगे हम लोग चलते हैं दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम कैसे पड़ा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो जो प्रारंभिक नाम था इसका, देखिए 1884 में एक संघ बना जिसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। ठीक है, क्या नाम था? भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम था। अब इसका नाम बदल करके कब? जब आपका दिसंबर 1885 में जब इस कांग्रेस की बैठक हो रही थी, पहला अधिवेशन हो रहा था, यह 28 दिसंबर 1885 को, तो उसी समय जो है दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि यहां से संघ को हटाकर क्या कर दिया जाए? कांग्रेस कर दिया जाए। और जो कांग्रेस शब्द है ये किधर का है? उत्तरी अमेरिका का शब्द है। कहां का शब्द है? उत्तरी अमेरिका का शब्द है। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है लोगों का समूह। क्या है? लोगों का समूह। एक एक पॉइंट आप नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अब जो है यहां पर बात आया कि
कि नाम क्या पड़ा, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पड़ा। किसके सुझाव पर, तो दादा भाई नौरोजी जी के सुझाव पर जो है ये नाम पड़ा। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहां पर कुछ पॉइंट और लिखे गए हैं, इनको एक बार हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या क्या चीजें हैं। देखिए, नाम लिखा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो कि इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि ये इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का जो दूसरा अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस था उसमें शामिल हुए थे, इसलिए ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था उसमें सम्मिलित नहीं हुए। ये बीपीएससी में पूछा जा चुका है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। सिविल सेवा में चयनित होने वाले पहले भारतीय थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इन्हें क्या कहा जाता है, बिना ताज का बादशाह भी कहा जाता है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। सर सैयद अहमद खान, ये जो है कांग्रेस से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी नहीं जुड़े, ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से कभी नहीं जुड़े। और बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो तिलक जी थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य तो थे, लेकिन कभी इन्होंने उसके अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की। ठीक है, तो कभी इन्होंने उसके अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की। तिलक जी एक बार भी अधिवेशन के अध्यक्ष नहीं बने। अब बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में जब हम लोग गर्मपंथी दल के नेताओं को पढ़ेंगे तो उसमें हम इनको पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, इनको उपाधि दी गई थी, किस उपाधि का इनके नाम क्या था, तो आपको पता है लोकमान्य इनके उपाधि का नाम था तिलक जी के। अगर आपको पता हो तो इनको भारतीय अशांति का जनक किसी ने कहा था, तो उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। उनके बारे में पूरा परिचय हम लोग अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं, तो यहां पर हम समय नहीं लेंगे। ठीक है, हाँ, एक उत्सव भी इन्होंने शुरू किया था, पता है आपको, 1893 में। ठीक है, कौन सा, गणपति उत्सव इन्होंने शुरू किया था ना 1893 में गणपति उत्सव, और 1895 में शिवाजी उत्सव इनके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो ये सब हम लोग आगे जरूर पढ़ने वाले हैं, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण। अब आप ये मत कहिएगा कि सर बहुत से नेता थे। दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में पूछा जाएगा, इसीलिए यहां पर ये चीज आपको बताई गई है। तो यहां तक उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें एकदम क्लियर हो गई होंगी। अब थोड़ा सा टेक्निकल टर्म की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा कि कांग्रेस की स्थापना क्यों की गई थी, तो राष्ट्रवाद का परिणाम थी। अब यहां पर कुछ और सिद्धांत दिए गए हैं, इसमें थोड़ा सा मतभेद रहा है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, कुछ इतिहासकारों के द्वारा माना जाता है कि उस समय जो वायसराय लॉर्ड डफरिन था, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था, लॉर्ड डफरिन था, और वो जो है 84 में आया था, 88 तक था। अब देखिए, कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि वायसराय लॉर्ड डफरिन के परामर्श पर A.O. ह्यूम के द्वारा इस संगठन को बनाया गया। क्यों बनाया गया, क्योंकि जो 1857 की क्रांति के बाद वो असफल रही, उसके बाद जो भारतीय जनता में असंतोष था उससे बचने के लिए क्या कहा गया, उससे बचने के लिए डफरिन ने A.O. ह्यूम के माध्यम से इस संगठन को पैदा किया, इस संगठन का जन्म किया। ठीक है, ताकि वो जनता के आक्रोश को सीधे ना झेलना पड़े। अब कैसे होगा ये समझिए। देखिए, अगर पूरी जनता आक्रोश पैदा करेगी, ये जाएगी, अगर एक संगठन बन जाएगा तो ये उनके कुछ नेताओं के पास जाएगी जनता, है ना। अब नेतागण में से जो टोली जाएगी वो जाएगी गवर्नमेंट से बात करेगी। अब सोचिए कि पूरी भीड़ क्या हो गई, सिमट के इतने में आ जाएगी। इसीलिए जो है संगठन को जन्म दिया गया। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं, कुछ नहीं। अब एक हमारे हैं लाला लाजपत राय जी, ठीक है, इन्होंने सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत दिया। सेफ्टी वाल्व का मतलब क्या है, सुरक्षा वाल्व। ठीक है, तो सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत दिया, किसके द्वारा दिया गया, ये प्रश्न पूछा गया है, लाला लाजपत राय जी के द्वारा दिया गया। लाला लाजपत राय जी ने जो है यंग इंडिया जो पत्र संपादित होता था, प्रकाशित होता था, उसमें इन्होंने एक लेख लिखा। और कब लिखा था, ये लिखा था इन्होंने 1916 में लाला लाजपत राय जी के द्वारा। इन्होंने उस लेख में कहा, सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत उसमें दिया गया, ठीक है, नाम दिया गया। इन्होंने कहा कि जो कांग्रेस है वो लॉर्ड डफरिन के दिमाग की क्या है, उपज है, ये कथन पूछा जा सकता है।
तो लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज किसने बताया? तो लाला लाजपत राय ने बताया। ठीक है, और सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत भी इन्हीं के द्वारा दिया गया। क्या है वो सिद्धांत, ये समझिए। 1857 की क्रांति की विफलता के बाद भारतीय जनता में पनपता असंतोष किसी भी रूप में उग्र रूप धारण ना करे, किसी भी तरीके से वो उग्र रूप धारण ना करे, और जो असंतोष के वाष्प को, ठीक है, बिना खतरे के कांग्रेस रूपी सुरक्षा वाल्व से बाहर निकाला जा सके। इसीलिए कांग्रेस को सुरक्षा वाल्व कहा गया। किसका? अंग्रेजी सरकार का, डफरिन के द्वारा बनाया हुआ सुरक्षा वाल्व कहा गया है ना, ताकि जो असंतोष रूपी वाष्प है, असंतोष रूपी भाप है, वो इसी वाल्व के सहारे आराम से निकल जाए, उससे अंग्रेजी शासन को कोई खतरा ना हो। तो ये तो मान लीजिए एक व्यक्तिगत विचार आए सामने। अब हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस की स्थापना जो है मूलतः ये राष्ट्रवाद का परिणाम है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है तो आप उत्तर ये लगाएंगे कि राष्ट्रवाद का परिणाम है, पॉजिटिव सेंस में हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आप समझ गए। यहां पर आपको ये कथन भी याद रखना है और सुरक्षा वाल्व भी याद रखना है, सेफ्टी वाल्व, और ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। अब आगे हम लोग चलते हैं। देखिए, एक प्रश्न है यहां पर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बेगिंग इंस्टीट्यूट, बेगिंग मतलब क्या करना? बेगिंग करने वाला, है ना, भिक्षा मांगने वाला, मांगने वाली संस्था किसने कहा है? तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए यहां पर अलग से रखा गया है। अब देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित कुछ टिप्पणियां की गई हैं, उनको हम लोग एक बार देखते हैं। क्लास थोड़ी लंबी हो रही है, कोई बात नहीं, जरूरी है ये सारी चीजें। देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने क्या कहा है? तो कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, ये कथन पूछा गया। मैं आपको बताता हूं कौन सा, ये सर सैयद अहमद खां वाला कथन पूछा गया है बीपीएससी में। ठीक है, बीपीएससी में कथन पूछा गया है, तो ये कथन आपको ध्यान में रखना है। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, किसने कहा है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने कहा है। अब देखिए, सर सैयद अहमद खान ने क्या कहा कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, क्या था? ना तो लोगों के द्वारा प्रेरित था और ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। इसका मतलब ये इशारा कर रहे हैं कि ये सरकार की चाल थी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि सर सैयद अहमद खान, मैंने बताया शुरू में ही कि ये कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से नहीं जुड़े थे। ठीक है, अश्विनी कुमार दत्त का भी कथन है, कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है, मतलब उसके विरोध में इनके द्वारा बोला गया है। डफरिन ने क्या कहा था, जो कि उस समय वायसराय था, वह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या क्या है? सूक्ष्म है। अब अल्पसंख्यक कौन थे? जनता का अल्पसंख्यक समूह, जो उस समय का पढ़ा लिखा समूह था, शिक्षित समूह था, ये उसका प्रतिनिधित्व करता है जिसकी संख्या क्या है? बहुत ही कम है। ठीक है, तो ये डफरिन ने कहा था। कर्जन के द्वारा कहा गया, कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है, ये एक कथन आपसे पूछा जा चुका है, तो ये एक लाइन आपको जरूर याद रखनी है। बाल गंगाधर तिलक जी ने क्या कहा कि यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, मतलब साल भर में एक कांग्रेस का अधिवेशन होगा, उससे हम लोगों को कुछ भी मिलने वाला नहीं है। किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा। और दोस्तों, यहां पर जो आपका प्रश्न है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बेगिंग इंस्टीट्यूट, ये भी किसने कहा है? तो ये भी तिलक जी ने ही कहा है। किसने कहा है? बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा ही कहा गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इनकी 2 पत्रिकाएं थी, कौन कौन सी? एक है केसरी और एक है मराठा। कौन कौन सी है? केसरी है और मराठा है, 2 पत्रिकाएं हैं। ये पूछा जाता है, बल्कि इसमें यह पूछा जाता है कि इसकी भाषा क्या है, किस भाषा में लिखी गई है। तो दोस्तों, जो मराठा है ये अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में? ये अंग्रेजी भाषा में पत्रिका प्रकाशित होती थी, और केसरी जो थी ये मराठी भाषा में प्रकाशित होती थी। इसके बारे में हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे। हालांकि यहां पर ये चीज आ गई तो एक बार हम लोग इसको देख चुके हैं, देख लिया हम लोगों ने, ताकि जो है गलती हम लोगों से ना हो। ठीक है, चलिए, ठीक, ओके है। अब इसका कब इसका संपादन होता था? 1881 से हुआ, तो ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। मुंबई से इसका संपादन किया जाता था। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपके समझ में आ गई। बेगिंग इंस्टीट्यूट आपको याद रखना है, ओके है।
इतने अच्छे से इसलिए हम लोग चल रहे हैं ताकि जो आपका टॉपिक दिया है वो अच्छे से कवर होता चले। अब आगे हम लोग चलते हैं। देखिए, अब कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और थोड़ा जल्दी इस चीज को हम लोग समाप्त करेंगे। यहां पर जो शुरुआत के 4 अधिवेशन थे उसको हम लोग बहुत यहां पर अच्छे से देखने वाले हैं। देखिए, 4 अधिवेशन कौन कौन से थे, लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। पहला अधिवेशन था मुंबई में, महाराष्ट्र के मुंबई में। कौन सा अधिवेशन था, ये आपका था फर्स्ट अधिवेशन। पहला अधिवेशन कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1885 में। इसी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। हालांकि नोट कर लीजिएगा, ये अधिवेशन होने वाला था पुणे में। कहां होने वाला था, महाराष्ट्र के पुणे में होने वाला था, लेकिन वहां पर प्लेग नामक बीमारी फैल जाने की वजह से ये अधिवेशन कहां रख दिया गया, मुंबई में रख दिया गया। ये आपको ध्यान में रखना है। पहला अधिवेशन कहां पर, मुंबई में हुआ। ठीक है, मुंबई में हुआ तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये भी आपको पता है ना, 28 दिसंबर 1885 को। अब इसके जो है अध्यक्ष हो गए व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये आपको ध्यान में रखना है, ये पहले हम लोग देख चुके हैं। पहला वाला तो हम लोगों ने पूरा अधिवेशन देखा ही था। अब यहां पर जानने वाली बात यह है कि ये जो बनर्जी साहब थे, ये क्या थे, ये हिंदू का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ठीक है, ये पूरे हिंदू वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ये क्यों बता रहे हैं, अभी आगे आपको पता चलने वाला है। ठीक है, तो पहला अधिवेशन आपको पता चल गया कहां पर, मुंबई में। अब जो है यहां पर मैं पूछूं कि इस अधिवेशन में महासचिव कौन थे, तो आपका उत्तर तुरंत आना चाहिए, A.O. ह्यूम, हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है। जनता के मित्र इनकी पत्रिका है। और इनके बारे में एक चीज और कि ये पक्षी विज्ञान के जनक भारत में कहे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा आपका सम्मेलन हुआ वो यहां से चलकर सीधे गया कोलकाता में। कौन सा, दूसरा वाला अधिवेशन कहां पर हुआ, कोलकाता में हुआ, या कलकत्ता में आप कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं, कलकत्ता में आप कह सकते हैं, क्योंकि उस समय ये क्या था, माफ कीजिएगा, बाकी की चीजें भी आई थिंक छिप गई है ना, तो एक मिनट, थोड़ा सा टाइम लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अब जो दूसरा वाला अधिवेशन हुआ वो कहां पर हुआ दोस्तों, कलकत्ता में हुआ। कहां पर हुआ, कलकत्ता में हुआ। और कब हुआ, तो ये हुआ 1886 में दूसरा वाला अधिवेशन हुआ कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता किसने की, तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत के पितामह क्यों कौन थे, दादा भाई नौरोजी। किसने की, दादा भाई नौरोजी। ये मैप के माध्यम से मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके समझ में आ जाए, दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा किया गया। आप ध्यान से समझिएगा, यहां पर केवल 72 लोग थे इस अधिवेशन में, लेकिन यहां पर संख्या तेजी से 400-500 पार हो गई है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि दादा भाई नौरोजी ये थे दोस्तों पारसी। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी किताब है। ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो थ्योरी थी वो भी इन्होंने ही दिया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है ना। तो दादा भाई नौरोजी पारसी थे। अब देखिए, यहां पर हिंदू समुदाय को पूरा टारगेट किया गया, यहां पर पारसी समुदाय को टारगेट किया गया। अब तीसरा वाला जो आपका अधिवेशन होना था दोस्तों, वो कहां पर हुआ, देखिए 4 अधिवेशन जो आपके शुरू के हैं, इन चारों अधिवेशन को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। देखिए, चौथा जो आपका हुआ, तीसरा अधिवेशन जो हुआ, ये आपका हुआ चेन्नई, मतलब मद्रास में। कहां पर हुआ दोस्तों, मद्रास, तमिलनाडु मद्रास। ठीक है, ये आपका हुआ तीसरा अधिवेशन। तीसरा अधिवेशन 1887 में हुआ और कहां पर हुआ, मद्रास में हुआ। और इसके अध्यक्ष कौन थे, ये मैंने शुरू में ही आपको बताया था, बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे। अब ध्यान से समझिएगा, बदरुद्दीन तैयब जी थे। और हुआ क्या फायदा कि ये जो है पहले मुस्लिम अध्यक्ष हुए। क्या हुए, पहले मुस्लिम अध्यक्ष हुए बदरुद्दीन तैयब जी। तीसरा अधिवेशन 1887 में।
ठीक है। अब देखिए यहां पर हिंदू को टारगेट, यहां पर पारसी को टारगेट, और अब यहां पर मुस्लिम भाइयों को भी साथ में जोड़ना शुरू कर दिया गया। इसके बाद जो चौथा अधिवेशन, अब कैसे आप चले, आप मुंबई से गए कोलकाता, कोलकाता से आप आए मद्रास चेन्नई, अब यहां से हम निकले कहां पर, प्रयागराज। कहां पर गए, प्रयागराज मतलब इलाहाबाद। और यहां पर कौन सा हुआ, चौथा वाला अधिवेशन हुआ 1888। ठीक है, 85, 86, 87 और 88। इसके अध्यक्ष कौन हुए, तो इसके अध्यक्ष हुए जॉर्ज यूल। और ये क्या थे, ये एक अंग्रेज थे, मतलब कि अब अंग्रेजों को भी इसमें क्या किया गया, शामिल किया गया। और पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन बने, जॉर्ज यूल बने। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो 4 अधिवेशन आपको ध्यान में रखना है। आप मुंबई से कहां जाएंगे, कोलकाता, कोलकाता से कहां, मद्रास, मद्रास से कहां, प्रयागराज। ये 4 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में एकदम रखना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। चलिए अगला अधिवेशन, अब महत्वपूर्ण जितने भी अधिवेशन है हम लोग यहीं पर फटाफट से कवर करना शुरू कर दे रहे हैं। चलिए अगला अधिवेशन हमारा है 1896 का 12वां अधिवेशन जो है ना, 1896 12वां अधिवेशन। इसमें क्या हुआ, ये हुआ था कलकत्ता में, और इसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सयानी। कौन अध्यक्ष हुए, रहीमतुल्लाह सयानी इसके अध्यक्ष हुए। ठीक है, रहीमतुल्लाह सयानी इसके अध्यक्ष हुए। और इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि पहली बार वंदे मातरम गाया गया किस अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन 1896 में। बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए क्रम वाइज चलना है, 1885, 1886, 1887, 1888। अब आ जाइए 1896। 1896 में आएंगे। 1893 वाला मैंने बता दिया, दादा भाई नौरोजी ने उसकी अध्यक्षता की थी लाहौर। 1896 के बाद अब हमको आना है 1905। ठीक है, 21वां। आपको क्या करना है, अगर आपसे पूछे कि कौन से नंबर का सम्मेलन था, तो आप आंख बंद करके 1929 तक जितने सम्मेलन हुए थे सब लगातार हुए थे। 1885 से आप जोड़ लीजिएगा, जितना क्रम आएगा वही क्रम का ये सम्मेलन रहेगा, अधिवेशन रहेगा। ठीक है, तो 1929 के बाद से जाके क्रम बदला है, क्योंकि 1930 में नहीं हुआ, फिर 1931 में हुआ, इस तरीके से बीच बीच में ब्रेक होता गया। ठीक है, तो अब इसके बाद हम 1896 के बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट बनेगा 1905 वाला बनेगा। क्यों, क्योंकि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल का विभाजन जिस वर्ष हुआ उस वर्ष बनारस में इसका अधिवेशन किया गया। अध्यक्ष कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष हुए थे। और गोपाल कृष्ण गोखले महाराष्ट्र के सुकरात कहे जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु, और इनके कौन गुरु थे, तो इनके थे MG रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे जो है इनके गुरु थे, है ना। चलिए, और उसमें बंगाल विभाजन हुआ था, ये आपको इंपॉर्टेंट था, ये मैंने बता रखा है। चलिए आगे बात करते हैं 1905 के बाद, फिर तुरंत आइए 22वां 1906। 1906 छठा अधिवेशन जो हुआ वो हुआ कलकत्ता में। कलकत्ता में अधिवेशन हुआ तो इंपॉर्टेंट क्या था, 1906 मैंने बताया था कि 5 में जब ये बंगाल विभाजन हुआ तो फिर कांग्रेस में विद्रोह की स्थिति आ गई, नरम दल और गरम दल के विभाजन वाली, है ना। तो 1906 में अध्यक्ष गरम दल वाले चाह रहे थे कि गरम दल का अध्यक्ष बनाया जाए, नरम दल वाले चाह रहे थे कि नरम दल का अध्यक्ष बने। इसी में विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई। तो एक उपाय लगाया गया कि अगर हम दादा भाई नौरोजी जी को बना देते हैं तो कोई कुछ नहीं कहेगा। तो दादा भाई नौरोजी जी को 1906 में बना दिया गया। जोड़ना कैसे है, जोड़ना है आपको, 1905 में विभाजन हुआ, अब टकराव होने लगा कि अब गरम दल का नेता बनना चाहिए। उसी को रोकने के लिए 1906 में दादा भाई नौरोजी जी को क्या किया गया, अध्यक्ष बना दिया गया। और इसी में जो है सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द की जो है शब्द का प्रयोग किया गया था। किसका, स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार कब किया गया, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में किया गया। दादा भाई नौरोजी उसके अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना मैं लिख रहा हूं सब इंपॉर्टेंट है, याद करना पड़ेगा। अगला है 1907 का सूरत अधिवेशन। 1906 में तो किसी तरह आफत को टाल लिया गया था, लेकिन 1907 में ऐसा नहीं हो सका और रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में 1907 का सूरत के अधिवेशन में कांग्रेस 2 गुटों में बट गया। किसमें किसमें बट गया, एक हुआ नरम दल
ठीक है, और दूसरा बना क्या बना, गरम दल बना। ठीक है, तो ये दो दल बने, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 1907 में सूरत अधिवेशन रास बिहारी घोष ने उसकी अध्यक्षता की थी। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि जो है कांग्रेस के विभाजन के समय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, अधिवेशन कहां पर हुआ था और कब हुआ। ठीक है, चलिए अगला है 27वां अधिवेशन 1911। तो 1907 के बाद हम चलते हैं 1911 पर। 1911 बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझिएगा। अधिवेशन हुआ कलकत्ता में और पंडित बिशन नारायण धर के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। पहली बार जन गण मन गाया गया। क्या किया गया, पहली बार जन गण मन गाया गया। चलिए आपके लिए प्रश्न है कि जो राष्ट्रगान है हमारा जन गण मन, संविधान के द्वारा कब अपनाया गया था। ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है कि संविधान में कब इसे शामिल किया गया, कब अपनाया गया। ठीक, तो देखिए पहली बार जनगणमन हो गया। अभी वंदे मातरम आपने देखा था 1896 रहीमतुल्ला सयानी वाले अधिवेशन में, 1896 वाले में गाया गया था ना वंदे मातरम, वो अधिवेशन था। और ये अधिवेशन आपका कौन सा, ये अधिवेशन आपका है कलकत्ता अधिवेशन। पंडित बिशन नारायण धर कौन है, पंडित बिशन नारायण धर है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये भी कलकत्ता में जनगणमन वाला और वंदे मातरम वाला भी कलकत्ता में हुआ था 1896, दोनों याद रहेगा आपको। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको कॉपी किताब कहीं से भी पलट के आपको जरूर देखना है। चलिए अगला अब आते हैं, हाँ 1911 क्यों महत्वपूर्ण है, और भी कुछ घटना हुई थी, बिल्कुल हुई थी। राजधानी परिवर्तन, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। कैसे, 1911 में दिल्ली में तीसरा दिल्ली दरबार, कौन सा ये मैं आगे बताऊंगा, लेकिन यहां समझते चलिए। तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। जॉर्ज पंचम और मैरी के स्वागत समारोह में तीसरा दिल्ली दरबार है ना, और इसी में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और दिल्ली को कोलकाता की जगह पर दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा कर दी गई। 12 दिसंबर 1911 को घोषणा की गई थी और 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनी। तो ये भी आपको क्या करना है, लिख लेना है, याद कर लेना है कि घोषणा तो हुई थी दिसंबर 1911 में, लेकिन राजधानी कब बनी, 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली क्या हुई थी, राजधानी बनी थी। आगे बात करते हैं 32वां जो अधिवेशन था 1916, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लखनऊ में हुआ था और इसे लखनऊ पैक्ट के नाम से या लखनऊ समझौता के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, लखनऊ समझौता के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए श्रीमती एनी बेसेंट और तिलक जी के बहुत प्रयास करने के बाद जो 1906 में मुस्लिम लीग बनी थी, वो और जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, इन्होंने एक साथ आने के लिए जो है अपना विचार बनाया और लखनऊ में ये समझौता हुआ। उसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसी में मुस्लिम लीग से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समझौता हुआ। एक और इंपॉर्टेंट चीज हुई थी कि नरम दल और गरम दल मिलकर के क्या हो गए, एक हो गए थे, ठीक है। तो इसी लखनऊ अधिवेशन में नरम दल और गरम दल मिलकर के क्या हो गए थे, एक हो गए थे। लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं चला। 1918 में फिर से क्या हुआ, इसका विखंडन हो गया। ये मैं आगे अभी आपको बताने वाला हूं। ये बंबई के अधिवेशन में हसन इमाम जो थे वो उस समय इसके अध्यक्ष थे, उसमें भी क्या हुआ कि फिर से फूट पड़ गई। उसके पहले 1917 में क्या हुआ, कलकत्ता में अधिवेशन हुआ और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हुई कि इसमें पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी, श्रीमती एनी बेसेंट जो है ये पहली महिला अध्यक्ष बनी, ठीक है। और एनी बेसेंट जी जो है 1893 में ये भारत आई थी। 16 नवंबर 1893 को ये भारत आई थी। और दोस्तों इन्होंने, इनकी दो पत्रिकाएं हैं, एक है न्यू इंडिया और एक है कॉमनवेल्थ। ये दोनों पूछी जाती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। आगे मैं बताऊंगा 1916 में होम रूल लीग इनके द्वारा शुरू किया गया था ना, तो वो सारी चीजें, 2 होम रूल लीग, एक तिलक जी का और एक एनी बेसेंट जी का, इन दोनों चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तिलक जी वाला आपको पता है कहां पर था, बेलगाम में था, है ना। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग आगे देखते हैं। चलिए आगे है 1918 बंबई अधिवेशन, जहां पर फिर से कांग्रेस में फूट पड़ गया। उसके बाद है ये विशेष अधिवेशन है, ये दोनों
1923 में दिल्ली में विशेष अधिवेशन जो है आयोजित किया गया और उसमें अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष बने, जो सबसे युवा अध्यक्ष बने। क्या हुआ? सबसे युवा अध्यक्ष बने। तो 3 सन आपको बराबर 1923, 24, 25 तीनों ध्यान में रखना है। 23 में अबुल कलाम आजाद सबसे युवा अध्यक्ष बने। 24 में बेलगाम अध्यक्ष जो अधिवेशन हुआ था, बेलगाम कहां पर है दोस्तों? ये है कर्नाटक में। कहां पर है? बेलगाम है कर्नाटक में। और यहीं पर महात्मा गांधी जो कि केवल एक बार अध्यक्ष बने हैं, ठीक है, केवल एक बार अध्यक्ष बने हैं। और कब बने हैं दोस्तों? ये बने हैं 1924 में बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने करी है, ठीक है। अब उसके बाद 25 वाला देख लीजिए। 25 वाला कानपुर में हुआ और इसमें प्रथम भारतीय महिला, प्रथम महिला 1917, ठीक है, प्रथम महिला 1917 कलकत्ता अधिवेशन। और प्रथम भारतीय महिला की अगर मैं बात करूं तो ये प्रथम भारतीय महिला जो है ये 1925 श्रीमती सरोजनी नायडू, ठीक है। अब आप बताएंगे कि श्रीमती सरोजनी नायडू, आपको पता है ना, उत्तर प्रदेश की पहली महिला क्या थी? आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के छाप देना है और भूलना नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। 1929, ठीक है, 1929 में क्या हुआ? लाहौर अधिवेशन रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर। और उसी दिन जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई, नेहरू जी ने अध्यक्षता की थी और कहा गया कि अब 26 जनवरी को हम लोग क्या करेंगे? स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला 1931 कराची अधिवेशन, इसमें सरदार पटेल जी ने अध्यक्षता की और मौलिक अधिकारों की मांग को जो है यहां पर रखा गया कि अब मौलिक अधिकार दिया जाए। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जितना मैंने रखा है सब इंपॉर्टेंट है, आपको क्रम वाइज याद करना है। 1931 के बाद इंपॉर्टेंट आता 1937, जो कि फैजपुर, फैजपुर कहां है? ये है महाराष्ट्र में। वहां आयोजित किया गया था अधिवेशन नेहरू जी के द्वारा और ये गांव में पहली बार अधिवेशन का आयोजन किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और 1946 मेरठ में अधिवेशन हुआ आजादी के समय का और उसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी जी के द्वारा की गई थी। ये महत्वपूर्ण अधिवेशन जो थे आपके लगभग यहां पर समाप्त हो गए, ठीक है। एक अधिवेशन अभी बचा है, मैं आगे बात करने वाला हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे नोट भी किया होगा और ये आपके समझ में भी आ गया होगा। अगर नहीं नोट किया है तो वीडियो रोक रोक करके आप उसको नोट करते रहेंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे ज्यादा अधिवेशन कहां पर हुआ? तो कोलकाता में हुआ 10 बार, ठीक है। कितनी बार हुआ है दोस्तों? कोलकाता में 10 बार हुआ है, आप मैप में देख सकते हैं। चलिए सबसे ज्यादा कोलकाता में 10 बार हुआ है, ठीक है। अगर बात करें कि पूर्वोत्तर भारत में केवल एक अधिवेशन हुआ है असम के गुवाहाटी में। कहां पर? असम के गुवाहाटी में। वो भी कब हुआ था? 1926 में हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना। 1926 गुवाहाटी, ठीक है। अब 1926 गुवाहाटी में तो हुआ है, अब ध्यान दीजिए कि कुछ विशेष था। तो अध्यक्षता श्रीनिवास अयंगर के द्वारा की गई और वहां पर कांग्रेस के सदस्यों के लिए खादी वस्त्र क्या किया गया? अनिवार्य कर दिया गया। आपसे पूछा जाएगा ये सब, है ना। तो खादी वस्त्र क्या किया गया? अनिवार्य किया गया। अब एक प्रश्न और पूछता कि भारत के बाहर, वर्तमान भारत के बाहर कहां कहां अधिवेशन हुआ था? तो 2 जगह, एक लाहौर में पाकिस्तान, एक कराची पाकिस्तान। तो 2 जगह अधिवेशन हुआ था। तो ये भी दोनों आपको याद रखना है कि भारत के बाहर लाहौर और कराची में। तो ये आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ये पूरा यहां पर आपका होता है समाप्त, ठीक है। अगर आपको कहीं कोई भी समस्या होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दीजिएगा अपना मैसेज, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। वैसे क्लास थोड़ी सी लंबी हो जा रही है, लेकिन फिर भी थोड़ा क्लास को हम लोग जल्दी समाप्त करने की कोशिश करेंगे। जल्दी का मतलब है कि कंटेंट हमको पूरा चाहिए ही होगा, है ना। पूरा कंटेंट पढ़ने के बाद ही हम लोग क्लास को समाप्त करेंगे। थोड़ी लंबी क्लास हो जाएगी, कोई बात नहीं। चलिए आगे बात करते हैं। एक बीच में घटना मैंने बताया था 1893 की, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पढ़ने के बाद बीच में 1893 की एक घटना हम लोग देखेंगे। देखिए 1893 में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन या सर्वधर्म सम्मेलन 1893 का आयोजन किया गया। कहां पर किया गया? शिकागो, अमेरिका। और ये जो है यूपी सुपरटेट में प्रश्न पूछा गया था। यूपी सुपरटेट में कब प्रश्न पूछा गया था? तो ये प्रश्न आपका पूछा गया था दोस्तों, यूपी सुपरटेट में पूछा गया था 2018 में, ठीक है। 2018 में सुपरटेट यूपी में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि कहां पर किया गया था। तो ये शिकागो में किया गया था, अमेरिका।
अब इसने भारत का नेतृत्व किसने किया? तो स्वामी विवेकानंद ने नेतृत्व किया था। अब दोस्तों इनको तूफानी हिंदू कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये भी समझिए। उस जो है सम्मेलन में इनको 2 मिनट बोलने का मौका दिया गया। ठीक है, कितने मिनट? 2 मिनट। इन्होंने शुरुआत किया कि अमेरिका के भाइयों एवं बहनों, इसी शब्द से शुरुआत करते ही तालियों की गड़गड़ाहट से पूरी सभा गूंज उठी। इनको बोलने का पूरा मौका मिला। इन्होंने एकदम वहां पर हिंदू धर्म की सच्ची व्याख्या इन्होंने वहां पर की, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहां पर ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कहां पर हुआ। और तूफानी हिंदू, तभी से इनको तूफानी हिंदू कहा जाने लगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इस जो है सनातन धर्म विश्व धर्म सम्मेलन से पहले इनका नाम जो है, इनके बचपन का नाम आपको पता है क्या है? बचपन का नाम इनके नरेंद्र दत्त, है ना। इनका मूल नाम जो है नरेंद्र दत्त है। अब क्या हुआ दोस्तों कि सम्मेलन में जाने से पूर्व, ठीक है, सम्मेलन में जाने से पूर्व इनका नाम क्या बदल दिया गया? स्वामी विवेकानंद कर दिया गया। किसके द्वारा? तो महाराज खेतड़ी के द्वारा। किसके द्वारा? महाराज खेतड़ी के द्वारा इनका नाम क्या कर दिया गया? नरेंद्र दत्त से बदलकर स्वामी विवेकानंद इनका नाम कर दिया गया। तो ये चीज आपको क्या करना है? एकदम अच्छे से दिमाग में सेट कर लेनी है और नोट भी कर लेना है। ठीक है, चलिए अब यहां से हम लोग एक एक चीज पढ़ते हुए चलेंगे। चलिए, ये आप समझ गए। 1893 की कुछ और घटना पढ़ लेते हैं, उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। देखिए, पहली घटना ये हो गई। दूसरी है श्रीमती एनी बेसेंट। इनका भारत में आगमन हुआ था 1893 में। ठीक है, 16 नवंबर को आगमन हुआ था, ये ध्यान में रखेंगे। महात्मा गांधी जी 1893 में कहां चले गए थे? दक्षिण अफ्रीका चले गए, है ना। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि न्यू लैंप फॉर ओल्ड, इसका प्रकाशन किया गया। किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों देखिए, एक अखबार उस समय था, अखबार का नाम था दोस्तों, एक मिनट, हाँ चलिए, अखबार का नाम था इंदु प्रकाश। क्या नाम था? इंदु प्रकाश नाम था, जिसका संपादन एमजी रानाडे के द्वारा किया जाता था, मराठी भाषा में किया जाता था और 1862 से किया जाता था। कब से? इंदु प्रकाश नाम था, इंदु प्रकाश। 1862 से इसका संपादन कौन करते थे? तो रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे जी के द्वारा। किस भाषा में? मराठी भाषा में इसका संपादन किया जाता था। उसी में दोस्तों ये घोष जी के द्वारा, किसके? अरविंद घोष जी के द्वारा। किसके? अरविंद घोष जी के द्वारा न्यू लैंप फॉर ओल्ड का नाम से जो है एक लेख प्रकाशित किया गया इंदु प्रकाश पत्रिका में 1893 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अरविंद घोष के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ये गरम दल के नेता हैं। ठीक है, आगे जो है इसी 1893 में गणपति उत्सव भी शुरू किया गया। किसके द्वारा शुरू किया गया? ये शुरू किया गया था तिलक जी के द्वारा। तो ये 3-4 घटनाएं हैं जो इंपॉर्टेंट है 1893 के लिए, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। यहां पर एक नया पेज लेके हम लोग धीरे से क्लियर करके चलना शुरू कर देते हैं। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी, इनका जन्म कब हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए 12 जनवरी। कब हुआ था दोस्तों? 12 जनवरी 1863 को। कहां हुआ था? कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था, बंगाल। ठीक है, कलकत्ता में क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। और 12 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में? राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है ना। राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लास थोड़ी लंबी हो रही है, फिर भी हम लोग आगे काम करते रहेंगे। ठीक, 1863 में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। 1893 में ये कहां गए? शिकागो गए, वहां पर इन्होंने भाग लिया। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब क्या है कि दोस्तों ये जब वहां से 1893 में गए, वहां पर कहां गए? शिकागो गए। ठीक है, फिर 1893 वहां 1-2 साल रहे और उसके बाद जब ये वापस आए तो इनके गुरु कौन थे? ये भी आप ध्यान रखिए। गुरु इनके थे रामकृष्ण परमहंस। क्या नाम है उनका? रामकृष्ण परमहंस इनका नाम है। ठीक है,
तो दोस्तों जब ये वापस आए वहां से तो अपने गुरुजी के पास आए। अब इनके गुरुजी कौन थे? रामकृष्ण परमहंस इनके गुरुजी थे। इन्हें दक्षिणेश्वर का संत भी कहा जाता है। उपनाम क्या है इनका? उपनाम है दक्षिणेश्वर का संत। क्या नाम है? दक्षिणेश्वर का संत। ये किसका नाम है? ये नाम है रामकृष्ण परमहंस जी का नाम है, जो कि इनके गुरु थे। और अगर मैं बात करूं कि इनका जो बचपन का नाम है, या आप कहें मूल नाम इनका, जैसे मूल नाम उनका नरेंद्र दत्त था, वैसे इनका नाम है गदाधर चट्टोपाध्याय। क्या? गदाधर चट्टोपाध्याय। ठीक, गदाधर चट्टोपाध्याय इनका मूल नाम है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये दो चीजें रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। किसके गुरु थे? स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब जब ये 1893 2-3 साल वहां रहे, फिर वहां से जब ये वापस आए तो इन्होंने जो है 1 मई 1897 को अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। किसकी स्थापना की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसके दो जो है मुख्यालय इन्होंने बनाए। एक बेलूर में बनाया। कहां पर बनाया गया? एक बेलूर में बनाया गया और एक बनाया गया अल्मोड़ा में। ठीक है। और ये मुख्यालय कब बनाए गए? मुख्यालय बनाए गए आपके 1899 में। कब बनाए गए? मुख्यालय बनाए गए थे 1899 में। तो ये आपको इतनी चीजें आपको यहां पर याद रखनी है। ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये आपको अच्छे से समझ में भी आ रही होंगी। ठीक, चलिए अब जो है इनकी कुछ पत्रिकाएं हैं। रामकृष्ण ये जो है स्वामी विवेकानंद जी की 2 पत्रिकाएं हैं। कौन कौन सी? पत्रिकाओं की अगर हम बात करें तो 2 पत्रिकाएं हैं। एक है प्रबुद्ध भारत। क्या है? प्रबुद्ध भारत है। और दूसरा है उद्बोधन। ठीक है। दूसरा क्या है? उद्बोधन। तो ये आपको ध्यान में रखना। प्रबुद्ध भारत और उद्बोधन इनकी 2 पत्रिकाएं हैं। अब जो है जो प्रबुद्ध भारत थी ये इंग्लिश भाषा में थी। ठीक है। और जो इनका उद्बोधन है ये किस लैंग्वेज में है? तो ये है बंगाली में। ठीक है। तो एक है अंग्रेजी में प्रबुद्ध भारत और उद्बोधन किस में है? बंगाली में है। और इनकी पुस्तकें भी हैं। क्या है? इन्होंने जो अपनी पुस्तकें प्रकाशित की 3-4 इनकी पुस्तकें हैं। कौन कौन सी पुस्तकें हैं एक बार हम लोग अच्छे से देखेंगे। ठीक है। तो 3 योग है। कौन कौन से? राजयोग, कर्म योग और ज्ञान योग। राजयोग, कर्म योग और ज्ञान योग। देखिए जहां पर मौका मिले, जितनी चीजें पढ़ने का मौका मिले बिल्कुल पढ़ते जाइए। ठीक है। और एक इनकी किताब है वेदांत फिलॉसफी। कौन सा? वेदांत फिलॉसफी। ठीक है। वेदांत फिलॉसफी नामक एक किताब और है इनकी। तो ये किताबें जब ये विदेश से भारत आ रहे थे तो इनके साथ आयरिश मूल की एक महिला हैं जिन्हें सिस्टर निवेदिता, हाँ सिस्टर निवेदिता या सिस्टर को बहन कहा जाता है और संस्कृत में कहे तो भगिनी, सिस्टर या भगिनी निवेदिता। ठीक है। सिस्टर या भगिनी निवेदिता कहाँ की थी? तो ये आयरिश मूल की महिला थी। ठीक है। आयरिश मूल। इनसे प्रभावित होकर ये भी कहाँ आई? इंडिया आई। तो इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। किसका? भगिनी निवेदिता या सिस्टर निवेदिता का नाम आपको ध्यान में रखना है। तो आपने देख लिया स्वामी विवेकानंद जी के बारे में इतनी सारी चीजें आपने देखी। अब इनका निधन कब हुआ? तो इनका निधन हुआ दोस्तों 4 जुलाई 1902 को। कहां पर? जो वेलूर मठ है वहां पर इनका निधन हुआ। ठीक है। रामकृष्ण मिशन का एक मुख्यालय जो वेलूर में बनाया गया था, वहीं वेलूर मठ में क्या हुआ? इनका निधन हुआ। तो ये आपने जो है किसके बारे में? स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आपने इतनी सारी चीजें पढ़ रखी हैं। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बात आएगी बंगाल विभाजन की। अब बंगाल विभाजन जो पढ़ना है वो हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। सेकंड जो है पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि क्लास काफी लंबी हो जा रही है। ठीक है। उम्मीद करता हूं कि यहां तक चीजें आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गई होंगी। एक एक घटना आपके समझ में आई होगी, है ना। अब हम लोगों की अगली क्लास होगी अगले दिन
और उसमें हम लोग देखेंगे बंगाल का पूरा विभाजन हम लोगों को पढ़ना है, तो वो हम लोग आराम से उसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। और जो अगला हमारा टॉपिक होगा वो बंगाल के विभाजन से 1905 से जाकर के शुरू होगा, क्योंकि जो दूसरा चरण है वो 1905 से शुरू होता है। हम लोग चाहें तो इसको इसी सेशन में कर सकते हैं, लेकिन क्लास ज्यादा लंबी होने की वजह से ये सेशन यहीं पर समाप्त किया जाएगा। आप लोग हमारा टेलीग्राम जो चैनल है, टेलीग्राम परिवार है, टेलीग्राम परिवार का नाम है स्टडी शाला 2.0 ऑफिशियल। ठीक है, क्या नाम है? चैनल के नाम से है स्टडी शाला 2.0 ऑफिशियल के नाम से है। उसे आप जाकर के ज्वाइन कर लें और वहां पर क्लासेस की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी, जिससे आपको आसानी से चीजें पढ़ने और समझने में सुविधा होगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।